हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड्स। तो शुरुआत करते हैं विद टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए सॉलिड्स तीन तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन या जिन्हें सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोलते हैं, और तीसरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है और पीरियोडिक होती है थ्रू आउट द होल क्रिस्टल। ठीक है। जो रेगुलर या पीरियोडिक अरेंजमेंट है वो पूरे क्रिस्टल के अंदर होती है। सो दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इस पीरियोडिक और रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जब जो अरेंजमेंट है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, अगर वो रेगुलर होगी और ऑर्डर्ड होगी तो जो बॉन्ड्स होंगे बिटवीन डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और जब बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे तो अगर सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरे बॉन्ड्स क्योंकि आइडेंटिकल हैं उस बॉन्ड के साथ तो वो भी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ब्रेक होंगे। दैट्स व्हाई दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टीज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से एसोसिएटेड है वो है एनाइसोट्रोपी। देखिए एनाइसोट्रोपी का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना फिजिकल प्रॉपर्टीज का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। अब रेगुलर अरेंजमेंट का एनाइसोट्रोपी से क्या लेना देना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरी चीज ये कि जब भी एक सॉलिड फॉर्म होता है तो या तो वो एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम ले सकता है फॉर्म होने के लिए या वो रैपिडली हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सॉलिड्स की या जो ऑर्डर्ड फॉर्म होती है सॉलिड्स की, रेगुलर ऑर्डर्ड फॉर्म जो होती है सॉलिड्स की, वो मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक सॉलिड के अंदर रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं पीरियोडिकली तो उनकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। तो जब हम किसी सॉलिड को फॉर्म करते हैं उनसे इतना टाइम देते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो खुद को मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में ला पाए या खुद को इन रेगुलर वे अरेंज कर पाए, इन क्रिस्टलाइन वे अरेंज कर पाए, तब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर सॉलिड्स जो हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो हमें माउंटेन्स में या जमीन के नीचे मिलते हैं। दिस इज बिकॉज जो जियोलॉजिकल प्रेशर्स, जियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें हीट और प्रेशर की वजह से और लंबे वक्त तक वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव क्रिस्टलाइन नेचर। तो थर्ड थिंग इज कि टाइम पीरियड शुड बी enough to grow crystal. Fine. नेक्स्ट इज सेमी क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। देखिए अगर हमारे पास कई सारे क्रिस्टल्स हैं और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है और रैंडम है, अगर हम ऐसे कई सारे क्रिस्टल्स को लें और एक सॉलिड बनाए देन वी विल गेट ए सेमी क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि सैंड, ठीक है, इनका जो टेक्सचर होता है ज्यादातर वो ग्रेनी टेक्सचर होता है, जैसे कि रेत है हमारे पास, ठीक है, उसमें कई सारे क्रिस्टल्स का वो एग्रीगेट है। अब इसमें जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो रैंडम होती है और डिफरेंट होती है। ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक आइसोट्रोपी। दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मींस कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है इनमें। नेक्स्ट इज वी कैन से दे आर aggregate of many crystals। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास क्या होता था कि जो पूरा एक सॉलिड है वो एक ही तरीके के क्रिस्टल से बना हुआ होता था और एक ही तरीके की उसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की वो होती थी। लेकिन यहाँ पे कई छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलके
एक बड़ा सॉलिड हमें मिलेगा जिसमें कि कई सारे तरीके के ओरिएंटेशंस होंगी प्रेजेंट, ठीक है। तो दे कैन बी सीन एज एग्रीगेट ऑफ मैनी क्रिस्टल्स, ठीक है। अभी जो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स जिनसे मिलके सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं, इन्हें हम ग्रेन्स भी बोलते हैं। These individual crystals are called individual crystals. They are called grains. और ये जितने भी grains होते हैं ये properly separated होते हैं by grain boundaries. By grain boundaries. Okay. And the last type of solid is amorphous solids. They are also called non-crystalline solids. Okay. देखिए इन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की वो कंप्लीटली रैंडम होती है, अनलाइक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो इनमें जो अरेंजमेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है, एकदम रैंडम। इस रैंडमनेस की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक दे आर आइसोट्रोपिक, और इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं ग्लास। ग्लास इज एन एमोर्फस सॉलिड। ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होगी, ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट होना, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, रैंडमनेस की वजह से आइसोट्रॉपिक क्यों आती है, यूजिंग ए एनालॉजी, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बॉल से कुछ भी मान लीजिए ना, ये रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी बॉल्स मूव कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि हर डायरेक्शन में ऑन एन एवरेज हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ बॉल्स आर मूविंग। इफ आई आस्क यू कि ऊपर अप डायरेक्शन में कितने मूव कर रहे हैं या डाउन डायरेक्शन में, बताइए, कंपैरिजन बताइए कि अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन में कितने बॉल्स, तो आप कहोगे ऑन एन एवरेज बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस कि जितने अप डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उतने ही डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस। कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन है एकदम। और नाउ लेट्स कम टू ए कॉन्फ़िगरेशन जहां हमने अरेंजमेंट मोशन की जो है वो फिक्स कर दी है कि या तो बॉल सब डायरेक्शन में मूव करेंगी या डाउन डायरेक्शन में मूव करेंगी या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगी या राइट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो इस अरेंजमेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि अब डायरेक्शन में कितनी बॉल्स मूव कर रही हैं, तो आप कहोगे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स आर मूविंग इन द अप डायरेक्शन। सिमिलरली इन द डाउन डायरेक्शन सम फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स आर मूविंग। लेफ्ट में भी कुछ बॉल्स मूव कर रही है, राइट में भी कुछ मूव कर रही है बॉल्स। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायरेक्शन में कितनी बॉल्स मूव कर रही हैं, देन द आंसर शुड बी 0। तो जैसे ही हमने अरेंजमेंट को फिक्स कर दिया तो हमने ये देखा कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ बॉल्स आर मूविंग इज डिफरेंट। अप डायरेक्शन में कुछ फाइनाइट, डाउन डायरेक्शन में कुछ फाइनाइट, लेफ्ट में कुछ फाइनाइट, राइट में कुछ फाइनाइट।
बट इस डायरेक्शन में कितनी बॉल्स आर मूविंग, 0। इस डायरेक्शन में 0। तो अब डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंट है। देखिए ये सिर्फ एक एनालॉजी थी आपको समझाने के लिए, क्यों रैंडम जब होती है अरेंजमेंट लाइक इन एमॉर्फस सॉलिड, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ऑन एन एवरेज इक्वल हो जाती है हर डायरेक्शन में। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है लैटिस। देखिए कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है बेसिस और एक होता है लैटिस। अब ये दोनों क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लैटिस क्या होता है। लैटिस का मतलब होता है कि एक इनफाइनाइट एरे ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, मतलब कि हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेंगे और उनको अरेंज करेंगे। अब क्या किसी भी एरे ऑफ पॉइंट्स को हम लैटिस कह सकते हैं? नहीं। देखिए लैटिस की कुछ कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट एरिया ऑफ पॉइंट्स है, वो 3D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है। ठीक है, अगर हर पॉइंट की जो सराउंडिंग है वो सेम है, हर पॉइंट का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो एरिया ऑफ पॉइंट्स क्या है, लैटिस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर्स के थ्रू आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, रिप्रेजेंट करने की। एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो येलो पॉइंट है, येलो लैटिस पॉइंट है, उसकी जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो रेड वाले पॉइंट के एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। बट अगर एक तीसरा पॉइंट में लेता हूं यहाँ पे, तो क्या येलो वाले लैटिस पॉइंट की और हरे वाले पॉइंट की, इन दोनों की जो एनवायरनमेंट है या जो सराउंडिंग है वो आइडेंटिकल है? नहीं। येलो के एक लेफ्ट में लेटेस्ट पॉइंट है, एक राइट में लेटेस्ट पॉइंट है, क्या ग्रीन के है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो येलो है और रेड है वो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, पर ग्रीन लेटेस्ट पॉइंट नहीं है। तो लेटिस की यही कंडीशन होती है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट एरिया ऑफ पॉइंट्स है, वो या 3D में हो या 2D में हो, बट कंडीशन ये है जरूरी कि जो हर जो लेटेस्ट पॉइंट हैं, जितने भी लेटेस्ट पॉइंट हैं, उनके अराउंड जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, एकदम आइडेंटिकल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर्स पे। देखिए हर लैटिस के संग एक सेट ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। अब 2 डायमेंशन में हमें 2 वेक्टर्स मिलेंगे एंड 3 डायमेंशन में हमें 3 वेक्टर्स मिलेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल इसे मानिए वेक्टर ए एंड कंसिडर दिस बी। ओके, आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शन। अब देखिए एक वेक्टर हमारे पास ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी। अगर मैं एक पॉइंट को एज रेफरेंस पॉइंट मानता हूं या उसे अपना ओरिजिन मान लेता हूं, ये येलो पॉइंट जो है मैं इसे अपना ओरिजिन मानता हूं। ठीक है, अगर मैं इस पे रिपीटेटिवली बार बार इन दोनों वेक्टर्स को लगाऊं, ए को और बी को, और इस येलो पॉइंट को रिप्रोड्यूस करूं, तो व्हाट आई विल फाइंड इज, लेट्स ट्राई दिस, करके देखते हैं। अगर हम इसी तरीके से इन पॉइंट्स पे रिपीटेटिवली ये ट्रांसलेशनल वेक्टर को अप्लाई करेंगे ए और बी को, देन व्हाट वी फाइंड इज कि हमें पूरी की पूरी जो लैटिस है वो हमें मिल जाएगी, है ना। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की अगर एक लैटिस पॉइंट पे हम रिपीटेटिवली ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द होल लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है लैटिस की, कि किसी भी एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे मैं इस रिलेशन के थ्रू पहुंच सकता हूं, n1 a प्लस n2
बी। ए और बी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, n1 और n2 हमारे आर्बिटरी इंटीजर्स हैं। इन इंटीजर्स की वैल्यू उस बात पर डिपेंड करेगी कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर 2 पॉइंट्स। यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स थे वो कुछ इस तरीके थे कि उनसे ऑब्लिक लैटिस मिलती हमें। अभी हम एक केस और डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे कि हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिस मिलेगी। बट अभी हम लौट के आते हैं अपने डिस्कशन पे, जहां हम डिस्कशन कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम ये रिलेशन इस्तेमाल, जैसे ये एक पॉइंट देखिए पिंक पॉइंट जो है, एंड एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं ये, ठीक है, ग्रीन पॉइंट। अब मुझे अगर पिंक पॉइंट से ग्रीन पॉइंट पे जाना है तो क्या मैं इस रिलेशन के थ्रू जा सकता हूं जो अभी मैंने लिखा है? एब्सोल्युटली। बस हमें इंटीजर्स की वैल्यू सही से लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ इंटीजर्स की वैल्यू क्या होगी? आई होप काफी ऑब्वियस है। यहाँ पे जो इंटीजर्स की वैल्यू होगी वो होगी 2a प्लस 2b। अगर हम दो बार ए के डायरेक्शन में ट्रांसलेट करें और फिर दो बार बी के डायरेक्शन में ट्रांसलेट करें तो हम पिंक वाले पॉइंट से अपने ग्रीन वाले पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है दूसरी ट्रांसलेशनल वेक्टर की, वो ये कि हम एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट पे जा सकते हैं यूजिंग द रिलेशन t इज इक्वल टू n1a प्लस n2b। अगर हम 3 डायमेंशन में होंगे तो ये जो रिलेशन है वो हो जाएगा t इज इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c, क्योंकि वहां हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होंगे। ओके, तो ये था अबाउट ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड लैटिस। लैटिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये कि हर लैटिस पॉइंट के अराउंड जो सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है, वो सेम होता है, ठीक है। और ट्रांसलेशनल वेक्टर मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक लैटिस पॉइंट से, पहली बात तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर के बारे में कि हम एक लैटिस पॉइंट से पूरी लैटिस फॉर्म कर सकते हैं। अब लैटिस किस तरीके की फॉर्म होगी वो डिपेंड करता है हमारे ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, ठीक है। डिफरेंट ट्रांसलेशनल वेक्टर से डिफरेंट टाइप्स की लैटिस हम फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स करते हैं कि हम एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे जा सकते हैं यूजिंग द रिलेशन t इज इक्वल टू n1a प्लस n2b। n1 और n2 हमारे आर्बिटरी इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि हम एक्चुअल में किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिया है आपको ये दिखाने के लिए कि डिफरेंट ट्रांसलेशनल वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की लैटिस फॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे हम इस येलो पॉइंट पे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स रिपीटेटिवली अप्लाई करें तो हम किस तरीके की लैटिस हमें मिलेगी? कुछ इस तरीके से बार बार ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के अप्लाई करने पे हमें इस तरीके की लैटिस मिलेगी। जो पिछली वाली हमारी लैटिस थी वो काइंड ऑफ ऑब्लिक थी, दिस इज काइंड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट ट्रांसलेशनल वेक्टर विल कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। ऐसे कई तरीके के सेट्स आप ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के ले सकते हैं। अगर 2 डायमेंशन में है तो 2 वेक्टर्स होंगे आपके पास ट्रांसलेशनल, और 3 डायमेंशन में 3 वेक्टर्स होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।